पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली और आकाशवाणी का FM रेनबो हेल्पलाइन शुरू हो चुका है और आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। आप हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। शो का नाम है रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बता दें कि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे में आप सबको सावधान हो जाना चाहिए कि किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं ताकि हम कम से कम नुकसान झेल पाएं, क्योंकि जो मौसम है इस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, लेकिन बिजली और आंधी जैसी चीजों से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं ये हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से सावधान रहना चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर NDMA हैं, और इनसे हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और आप सबके सवाल भी जुड़ेंगे। फिलहाल सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर। धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी है मैं यहाँ आया और आप लोगों से यह संवाद का अवसर मिला। जी सर, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं और इस वक्त जब मौसम चेंज होता है और आंधी और तूफान हमारे बस में क्योंकि नहीं है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अलर्ट रहें, अपने आप को सावधान रखें। आज हम बात कर रहे हैं बिजली और आंधी पर। FM Rainbow 102.6 FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं बबीता त्रिपाठी और आज हम बिजली और आंधी पर बात कर रहे हैं। लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, जो कि बहुत हानिकारक, बहुत घातक हो जाता है कई बार, और हमें सावधान रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सदस्य हैं। और इससे पहले कि मैं अपना सवाल बोलती, क्योंकि एक लिसनर इसी तरह का कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो उन्हीं का सवाल हम ले लेते हैं, उन्हीं की जुबानी। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, जिया चट्ठा बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने जबरदस्त आंधी और तूफान हमने कभी नहीं देखा दिल्ली में खास तौर पे, और ये इसके आने के कारण क्या है, और जब ये आए घर में अंदर हैं तो सेफ है, अगर घर के बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। दूसरा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बिजली चमक रही हो तो मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, तो ये क्या कुछ इसमें लॉजिक है? सर, ये इतने ज्यादा आंधी तूफान आजकल क्यों हो गए हैं, ये सवाल आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि पहले इतने नहीं आते थे, और इन्होंने कहा कि मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए। क्या ये सही है? बिजली और जो थंडर स्टॉर्म है ये तो हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। इसका एक कारण तो जलवायु परिवर्तन है, लेकिन मात्र जलवायु परिवर्तन को ही इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शहरों के आसपास और कई जगह जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के कारण जो हवा में एरोसोल की संख्या बढ़ती है, और एरोसोल की संख्या बढ़ने से थोड़ा सा वो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह पर ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो घने बादल होते हैं उनका निर्माण ज़्यादा होता है। तो जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। तो वो उन घने बादलों के ज़्यादा बनने के कारण यह बिजली और तूफान जो है, थंडर स्टॉर्म है, इसकी संख्या बढ़ी है। तो दोनों जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के चलते जो एरोसोल की जो वातावरण में एरोसोल की जो मात्रा बढ़ी है, दोनों को जिम्मेवार इसके लिए ठहराया जा सकता है। कहीं न कहीं हमारा रहन सहन ही जिम्मेदार है। रहन सहन नहीं तो एक वैश्विक ट्रेंड है कि अर्बनाइजेशन, हम शहरीकरण हो रहा है। जब शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ गतिविधियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज हैं और ढेर सारे औद्योगिक एक्टिविटीज हैं। उसके कारण जो है एरोसोल वगैरह में का वो वातावरण में ज्यादा रहता है। तो ये दोनों हैं और इसके लिए हमें आवश्यक एहतियात लेना चाहिए। मोबाइल ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल आप चार्ज ना करें उस समय।
ना। और जब आप चार्ज कर रहे हो तो उस समय मोबाइल पर बोले ना। तो ना जब भी आपको अगर मोबाइल पर बात करने का हो तो आप उसको वहाँ से प्लग से निकाल लें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कम से कम इस्तेमाल करें, है ना। एयर कंडीशनर्स वगैरह ऑफ कर रखें, है ना। खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, घरों में सुरक्षित रहें। यही जो ये सारे एहतियात आप बरतें। सर ये तो आम लोगों के लिए जो आम हम लोग एहतियात बरत सकते हैं उसके लिए आपने बताया। सर काफी नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को, खास तौर पर जब बहुत तेज आंधी आती है या बिजली कड़कती है तो हम घर में जो है या घर के आसपास हैं आप सावधान हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को बचा सकते हैं। लेकिन जो किसान है वो क्या करें, क्योंकि उनकी जो खेती है वो तो मतलब खुले आसमान के नीचे होती है, वो क्या करें उसके लिए? यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो अधिकांश मृत्यु होती है वो खुले में जो लोग काम करते होते हैं उन पर बिजली गिरने के कारण होती है। तो और एक दूसरी समस्या इसके साथ जो जुड़ी हुई है वह यह है कि जो अर्ली वार्निंग है, पूर्व सूचना है, वह भी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उनके पास कभी मोबाइल नहीं होता है, स्मार्टफोन नहीं होते हैं। तो हम जो भारतीय जो मौसम विज्ञान है उसके के मार्फत से, उसके माध्यम से जो हम पूर्व सूचना देते हैं तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। और इसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है, काफी मौतें हुई हैं। तो एक तो यह है कि आप देखते रहें, है ना। और अगर घने बादल आ रहे हैं तो आप एक सुरक्षित जगह में जाएं। इसके लिए थोड़ा सा जन जागृति होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में ना आवश्यक एहतियात लेना चाहिए। गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जब भी इस तरह की स्थितियां बने बाहर में तो किसान बाहर काम न करें, वो अपने घरों में लौट आएं या कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहां वो सुरक्षित रह सकें। जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के जलाशय हैं वगैरह वगैरह, उसके आसपास न रहें, क्योंकि वहां पर ये बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है। जी, तो सवाल तो लगातार आ रहे हैं। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ जी, एक लिसनर है, इनका भी सवाल हम सुन लेते हैं। हाँ जी, बताइए। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, बताइए। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बिजली चमकती है और फिर गिरती है, तो इस बिजली में ऐसा क्या होता है कि लोगों की मतलब मौत हो जाती है? बिजली में ऐसा क्या होता है कि लोगों की मौत हो जाती है? जी जी जी। तो बिजली गिरने से क्या होता है कि आता है कि बिजली गिरी तो लोग मतलब उसमें उनकी डेथ हो जाती है। बिजली गिरने से मौत क्यों हो जाती है? जी, ऐसा क्या होता है बिजली में? ये तो कुछ अलग क्वेश्चन है सर। ये तो जैसे अगर हम आप नंगी तार को छू लें तो करंट क्यों लगता है? ये वैसे ही कुछ सवाल है। और ये जो है बिजली, इसका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप एक नंगे तार छू रहे हैं तो भी आप करंट लगता है और काफी जोर से लगता है। तो जब आप खुले आसमान में होते हैं और इस तरह से जब बिजली गिरती है तो उसका चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य का। आपके हियरिंग लॉस हो सकता है ना, आपको हार्ट अटैक हो सकता है और मौत भी हो सकती है। तो ये तो सिर्फ ये है कि चार्ज की अधिकता है और उसके कारण ये सारी संभावनाएं बनती हैं। FM Rainbow 102.6 FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी और आज हम बात कर रहे हैं बिजली और आंधी तूफान की और किस तरह से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मेंबर श्री कृष्ण एस वत्स जी, और ये हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और फिलहाल मुझे एक व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल दिख रहा है वो मैं ले लेती हूँ। सर, अभी हमने बताया कि सर ने काफ़ी चीज़ें आपने बता दी हैं कि किस तरह से सावधान रह सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल आया है मनोहर लाल गांधी का चाणक्य चौक से। इन्होंने कहा है कि आजकल छुट्टियों में हम परिवार सहित दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने जाते हैं
और ऐसे में पहाड़ों के बीच ट्रेवल करते हुए मौसम अचानक खराब हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए? अगर हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों तो अपनी शीशे उठा करके गाड़ी को अच्छे से बंद करके और गाड़ी के अंदर ही रहें। अगर कोई अगल बगल में कोई सुरक्षित जगह मिल जाती है तो फिर गाड़ी से निकल के उस सुरक्षित जगह में शरण लें। बाहर ना निकलें। और अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां अगल बगल कोई भी आपको सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है तो एड़ियों को सटा करके आप बैठ जाएं नीचे। अपने को जितना छोटा कर सकें उतना अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा अगर आप पूरा खड़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको बिजली का झटका लगने की संभावना ज़्यादा है। तो एड़ियों को साथ सटा करके बैठ जाएं और अपने सर को झुका कर रखें ज़मीन के पास, तो वो आपको थोड़ी सी सुरक्षा देगी। और फिर जैसे ही कोई सुरक्षित जगह मिल जाती है तो आप अंदर जाएं और अपने को दरवाजे खिड़कियां बंद करके वो सुरक्षित जगह पर रहें। सर, मोबाइल्स क्या ऐसे में ऑफ रखने चाहिए? मोबाइल्स को ऑफ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल्स को आप चार्ज वगैरह ना करें उस समय, और क्योंकि उससे झटके लगने की संभावना है। ये बात करीब करीब सारे अप्लायंसेस पर लागू होती है, बिजली के अप्लायंसेस पर। ओके सर, एक सवाल मुझे दिख रहा है, ये रघुविंदर सिंह जी का। इन्होंने लिखा है सुभाष नगर से कि लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म जब भी होता है तो ऐसे में क्या अर्थक्वेक भी आने की चांसेस होते हैं? नहीं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म का भूकंप से कोई संबंध नहीं। ओके सर, एक और सवाल जो मेरे मन में था कि अभी आपने बिजली के लिए बताया कि किस वजह से बिजली कड़कती है। सर, तूफान आने वाला है, ये तूफान किस वजह से होता है और आने वाला है उससे पहले क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि? एक तो बादलों का घनत्व वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब देखते हैं कि वो जो काले काले घने बादल जब रहते हैं तो उसमें वह जो चार्ज है ना, निगेटिव और पॉजिटिव का जो चार्ज है वो ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और उसका कारण ये भी होता है कि जो एयर ये इंसुलेट करते रहता है। तो अगर वो जब घने बादल में वो एयर जो है वो इंसुलेट नहीं कर पाता है तो इसके कारण जो चार्ज है वो ज़्यादा होता है। और वो 3 तरह के चार्ज होते हैं। एक तो क्लाउड टू क्लाउड जो बादलों में ही होता है, एक जो होता है वो क्लाउड टू अर्थ होता है, और तीसरा विद इन दी फ्रॉम अर्थ टू अर्थ भी होता है ये। तो ये 3 तरह के होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो क्लाउड टू अर्थ ही होते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल बादलों में जो चार्ज होता है निगेटिव एंड पॉजिटिव का, उसके इंटरैक्शन से ही ये बिजली गिरती है। ओके तो जब आने वाला है तूफान तो ऐसा कुछ हमें आभास हो जाता है क्या? बिल्कुल आपको पता चलेगा, बिजलियां फ्लैश होगा। और जो फ्लैशेस की जो संख्या है, जब फ्लैशेस की संख्या बढ़ने लगती है तो आपको तुरंत खतरा का एहसास होगा, अनुभव होगा। और आप सबों से मेरी अपील रहेगी कि ऐसी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप सुरक्षित स्थान में शरण लें। ओके। FM Rainbow 102.6। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सदस्य हैं। और वो आज इस विषय पर बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं और आप सबके जो सवाल हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि लक्षण तो पहले हम समझ पाते थे, पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध दिखते थे कि वो गोल गोल चक्कर मारते थे, नीचे आ जाते थे, हमें पता चलता था कि बारिश आएगी या बहुत जबरदस्त तूफान आएगा। अगर ऐसे में सर ये बताइए, अगर ट्रेन में जा रहे हो तो ऐसे तूफान खतरनाक आ जाए
तो उसमें पब्लिक सेफ रहती है कि नहीं रहती है। और एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 78, 79 में हमने ऐसा खतरनाक तूफान देखा था जो मॉडल टाउन में दिल्ली में इतने पेड़ पे स्कूटर उड़ के टंग गए थे। ये आपकी नॉलेज में भी होगा। धन्यवाद सर। पहले गिद्धों से इन्हें पता चल जाता था, ऐसा बोल रहे हैं। और वो लक्षण की बात तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ आसमान में जो बादल जो घिरते हैं उससे ही यह पता लगाया जा सकता है, और इसी आधार पर वह पूर्वानुमान किया जाता है और पूर्व सूचना भी दी जाती है गिद्धों वगैरह से। ये पहले क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, इतने टेलीविजन या संसाधन नहीं थे, रेडियो नहीं थे या ऐप जैसे अभी आप मेरे ख्याल से बताएंगे भी कि क्या क्या सावधानियां हैं जिससे क्या कैसे कैसे जानकारियां ले सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। तो लोग इन्हीं चीजों से अनुमान लगाते थे कि एक कुत्ता क्या कर रहा है या कोई जानवर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उससे शायद वो अनुमान लगा लेते थे कि कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए, जो कभी कभार ऐसा होता है कि जब भूकंप होता है और इस तरह की जो जमीन से जुड़ी हुई जो भी इस तरह की नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा आती है, तो कभी ऐसा होता है कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो जानवर हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज की सूचना थोड़ी पहले मिलती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा है कि ये जब भी बिजली और तूफान आती है तो उससे ना लोगों को मतलब पक्षियों को उसकी पक्षी जब इस तरह से बादल घिरते हैं तो वो तो उड़ते नहीं हैं, वो तो अपना है ना, वो अपना आश्रय पेड़ों पर लेते हैं, तो आप नहीं देखेंगे उनको। अच्छा। तो लेकिन जो मुख्य है बात यह है कि जब भी आकाश में बादल घिरते हैं तो आप बादलों का घनत्व देखिए, है ना, और उस हिसाब से आप ना सुरक्षित जगह में जाएं, है ना। गिद्धों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जी सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी मैं आपसे बहुत एक मिनट और, उन्होंने कहा था कि ट्रेन में चलते हुए, हाँ। तो ट्रेन में चलते हुए जब भी इस तरह की बात होती है तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां बिजली नहीं गिर सकती है। तो जब ट्रेन में आप चलते हो तो खिड़कियां वगैरह बंद रखें और सुरक्षित रहें, है ना। दरवाजे के पास आप जा करके ना देखें, ट्रेन के दरवाजे, ट्रेन की खिड़कियां सब बंद करें और अंदर में आप सुरक्षित रहें। ओके सर, ये जो सवाल है राखी का आया है और इन्होंने लिखा है कि नमस्ते मैम, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है कोई क्रैश कोर्स रन करता है ताकि एक आम आदमी खुद को भी और सामने वाले को भी सुरक्षित रख सके? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, ये सब जो है वो जन जागृति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। जब भी खास करके अप्रैल मई से इसकी शुरुआत होती है बड़े स्तर पर, तो उस समय हम सारे राज्यों को, जिलों को इस बात के लिए हम आगाह करते हैं कि इसके लिए थोड़ी जन जागृति हो, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो कैसे सुरक्षित रहें, कैसे वो पूर्व सूचना ग्रहण करें, वो रेडियो और टेलीविजन पर भी है ना, वो इसकी जो जानकारी आती है उसको उससे प्राप्त करें। और एक लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जब भी इस तरह की स्थिति हो तो वो ना उस समय तो कम से कम घर के अंदर सुरक्षित रहें। सर, क्या कोई ऐप भी है जिससे इस तरह की? एक ऐप है, दामिनी ऐप, जिसको भारतीय मौसम विज्ञान ने जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, उन्होंने इसको उन्होंने डेवलप किया है और हम सब इसको फोन पर अपने लगा सकते हैं। दामिनी ऐप के माध्यम से हम पूर्व सूचना ग्रहण कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। एक और सवाल आ रहा है सर कि हाउ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया एंड इंडियन डिफेंस कोऑर्डिनेट्स और रोल ऑफ रेडियो इन इंडिया, इस तरह का इस संदर्भ में किस तरह से हो सकता है? अनूप कुमार रांची, इन्होंने डिटेल में तो नहीं लिखा, इस तरह से लिख के भेजा है। इन्होंने लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, टेल हाउ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया एंड इंडियन डिफेंस कोऑर्डिनेट्स। हाँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडियन डिफेंस का काफी गहरा संबंध है ना। हम जब भी कोई भी डिजास्टर होता है तो हम खास करके बड़े स्तर पर ना एक
तो साधारण छोटे स्तर पर नहीं, लेकिन जब बड़े स्तर पर होता है तो हम हमेशा अपने सैन्य दलों की मदद लेते हैं और उनको हम घटनास्थल पर भेजते हैं। हमारे पास एनडीआरएफ भी है, तो एनडीआरएफ ज़्यादातर परिस्थितियों में एनडीआरएफ ही सक्रिय होती है, पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब एनडीआरएफ भी पर्याप्त संख्या में अगर मौजूद ना हो तो भारतीय सैन्य दल भी, जो भारतीय सेना है, वह भी डिजास्टर को में बचाव कार्यों में संलग्न होती है। ओके सर, ये मान लिया जो प्राथमिक उपचार किसी को करना है, मान लिया आंधी तूफान से कोई प्रभावित है और उस वक्त अभी जब कोई भी हेल्प पहुंचने से पहले जो आम जनता है वो क्या कर सकती है शुरुआत में? वो तो एक तो जो जहाँ पर अगर किसी को चोट आई हो या बिजली से मान लिया कोई आहत हुआ हो, तो पहले तो उसको लिटा दें अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर। फिर वो जो एक सीपीआर होता है ना, अगर वो सीपीआर वगैरह करें तो, और ना ताकि अगर कुछ उनके हृदय पर कुछ इस तरह की कोई बात आई हो तो वो है ना ठीक ठाक से सांस लेने की स्थिति में हो, और फिर जैसे ही कोई गाड़ी वगैरह एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। सर कुछ ऐसा भी है जो उस वक्त नहीं करना चाहिए अगर बिजली गिरने से कोई आहत है तो? ये जो मुझे लगता है कि वो बाहर में ही उनको जैसे लोग लिटाव वगैरह देते हैं तो वो बात मतलब वहाँ पर ठीक नहीं है। उनको सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उनको कैसे उनकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया जाए, वो सब करना जरूरी है। सर एनडीएमए किस तरह से लोगों को अवेयर करता है और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है, इसके बारे में भी ब्रीफ में हमें बताइए। एनडीएमए इसके लिए एक हर साल कैंपेन चलाता है। अच्छा। उस कैंपेन में सारे राज्य सरकारें शामिल होती हैं और राज्य सरकारों के माध्यम से एनडीएमए जिला स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमने फिल्में बनाई हैं, हम विज्ञापन देते हैं अखबारों में, हम टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक अपने संदेश पहुंचाते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, लोग अपने घरों के अंदर रहें और हर ऐसी स्थिति में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, पूर्व सूचना ग्रहण करने की कोशिश करें, ताकि लोग जो है सो इस तरह की स्थिति में न पड़े। सर आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने बात की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सदस्य श्री कृष्ण एस वत्स जी से, और आज हमने बात की बिजली और आंधी तूफान पर, और बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से इन्होंने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए, बड़े पेशेंटली और डिटेल में। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। फिलहाल मैं बबीता त्रिपाठी आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।